तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बोलने के राइट के ज़रिए से इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। देखें, मुझे 10 मार्च को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे साइफर के बारे में बताया। मुझे वो जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएंगे कि अमेरिका को जवाब दें, क्योंकि आज तक कोई कर ही नहीं पाया था पाकिस्तान में। मुझे पूरा यकीन था ये कैसे करेगा, कोई नहीं कर सका। इमरान खान भी एक पॉलिटिशियन है, एक पाकिस्तानी है, गोश्त का बना हुआ आदमी है, वो नहीं कर पाएगा। इस यकीन के साथ कि वो नहीं कर पाएगा, मैंने फिर भी उससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा खान साहब इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मेरा बहुत बड़ा गिला होगा आपसे, वरना आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। अब मुझे क्योंकि ये पता चला है कि हमारी बेइज्जती की है अमेरिका ने, तो उनको जवाब जरूर दीजिएगा चाहे आपकी हुकूमत चली जाए। तो उन्होंने कहा मैं जवाब तो दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जवाब जरूर दूंगा। जब मैं वहां से निकला तो मेरे साथ राणा साहब थे, वो उधर खड़े हुए। मैंने गाड़ी में बैठ के राणा साहब को कहा, मैंने कहा राणा साहब अगर ये इमरान खान ने जवाब दिया ना तो इसकी हुकूमत रहेगी नहीं, लेकिन जवाब इसको देना चाहिए। अमेरिकन को भी पता चले कि हम भी इंसान हैं यार, हम भी जीते जागते लोग हैं, हम गुलाम नहीं हैं। अपने दिमाग से हम लोग सोचते हैं। और मैंने उस वक्त अपने आप से ये ऐसा लगता, मुझे प्रॉमिस मैंने किया उस वक्त कि अगर इसने जवाब दिया और इसके साथ ज्यादती की गई ना तो वो ज्यादती नहीं होने देंगे। मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, मैं उस ज्यादती के खिलाफ बोलूंगा, ज्यादती नहीं होने दूंगा अगर इसने जवाब दिया। और उसने जवाब दे दिया। क्या बात, इमरान खान। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अब मेरा ना तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं मेरे, अभी भी हैं। आज बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में इनके एक नए अनाउंसमेंट को लेकर। कल मैंने एक इख्तलाफ किया कि आपको एपीसी में जाना चाहिए था जितने मर्जी बुरे हालात हों, क्योंकि वो एपीसी वो बज़ाहिर चले उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह तो यही रहे हैं ना कि मुल्क के लिए बुला रहे हैं। उन इख्तलाफात के बावजूद इस मामले के ऊपर जब सारा का सारा पाकिस्तान एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वहाँ खड़ी थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्योंकि अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई अगर ये इस पर डट गया और खड़ा हो गया और इसकी हुकूमत गिरा दी इन्होंने, तो और उसके बाद इसके साथ जो जो ज्यादती होगी या इसकी आवाज़ दबाने की जब कोशिश होगी, मैं वो आवाज़ सुनाऊंगा। क्या बात, मैं बतौर सहाफ़ी यही कर सकता हूँ ना। और फिर मैंने देखा कि 95% मीडिया भी उधर चला गया, वो सारे वही करना शुरू हो गए। मेरी ये सिर्फ मेरे मुल्क का मामला है, मेरा नहीं है। मेरा अपना मामला होगा, मैं बड़े आराम से सरेंडर कर दूंगा। मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गवाह हैं लेन देन के मामले में। हमेशा मेरे घर वाले मुझे हमेशा से लेन देन के मामले में या कोई भी बात जब हो रही होती है, किसी चीज़ के ऊपर फैसला हो रहा तो मुझे उठा देते हैं। वो कहते हैं ये सारा कुछ छोड़ के उठ जाएगा। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है कि जब भी कभी मैं बैठता हूँ तो मैं सारा कुछ हार के उठ जाता हूँ। मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अल्लाह ताला और देता है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला मेरा नहीं है। मैं हर जगह सरेंडर कर देता हूँ अपने ज़ाती मामले में, लेकिन मेरे मुल्क के मामले में मैं नहीं कर सकता हूँ सरेंडर, ना मैं करूँगा। या मैं कैसे कर दूँ? अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब ये साहिवाल का एक गांव ले लें, वहाँ का आम आप एक छोटा सा किसी किसान का बच्चा ले लें आप, वो पल के बड़ा होता है ना 25-30 साल की उम्र में। अगर कोई SHO या कोई ASI उसकी ज़मीन पे कब्जा कर देना, वो कब्जा नहीं छुड़ा सकता। और एक वक्त आता है वो हार मान लेता है कि यार मैं ले ही नहीं सकता, दफा करो, क्या हो गया। यही नॉर्मल आदमी है, यही नॉर्मल आदमी। अगर आप 18 साल 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती करवा दें और ये बंदा 25 से 30 साल की उम्र में जाके बॉर्डर पे खड़ा हो, तो ये अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला कर रहा होता है। क्यों? जिम्मेदारी, बिल्कुल सही, जिम्मेदारी। वो अपना सारा कुछ हारने के लिए तैयार था इस वजह से कि यार मेरी जिंदगी बच जाए, अल्लाह ताला मुझे और ज़मीन दे देगा या मैं और कुछ कर लूँगा। लेकिन वही आदमी जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉर्डर पे जाके खड़ा हुआ है, फिर वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो जान भी देने के लिए तैयार है। और यहाँ उसको मिल भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि बात अब उसके मुल्क की है। यार जब तुम लोग ऐसे सोच सकते हो तो मैं ऐसे क्यों ना सोचूं? कॉपीराइट तो नहीं है मुल्क का तुम्हारे पास कि तुमने इसका भला सोचना है। मैं अपनी जगह पे रह के, मेरे मुल्क की लड़ाई है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। और मुझे जहाँ लगेगा कि ये बात गलत हो रही है तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये मुझे बताएं कि जब आपका कभी मेरे साथ जाती मामला हो तो मेरे पास चल के आए, देखे, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं अपना हक छोड़ता हूँ आपके हक में। मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब मेरे मुल्क का मामला होगा 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और 1 इंच आगे आने नहीं दूंगा। आपके साथ इंशाल्लाह।
یہ میری گزارش ہے صرف. اور میری کوئی اس میں میں آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں, ادھر میرے سے بہت زیادہ پہلوان ہیں لوگ, میں بالکل نارمل آدمی ہوں. یہ مجھے ٹریٹ کرتے ہیں ہارڈ کور کرمنلز کی طرح, زمین پہ سلا دیتے ہیں, کبھی بیلٹوں سے مارتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. ادھر میرے گھر کے پیچھے, یہ دیوار کے پیچھے انہوں نے آدمی مارا ہے لا کے. ادھر ڈرون اوپر آتے ہیں, میرے بچے پہلے ہم شروع میں دیکھتے تھے, اب تو پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں جب یہ ڈرون لے کر آتے. ادھر کرین بھیج دی میرا گھر گرانے کے لیے. یہ میں عام آدمی ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں. تو کیا میں اس لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں کہ میری کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ میرا تو کوئی اس میں ذاتی معاملہ نہیں ہے. معاملہ آپ سب کے ملک کا ہے. ہم ساروں کو یہاں کس نے بٹھایا ہوا؟ ہمارے ملک نے بٹھایا ہوا. میرا تو, میں آپ لوگوں کو جانتا بھی نہیں, آپ لوگ بھی مجھے نہیں جانتے. تو جو آپ لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آ گئے یا وہاں سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے, تو وہ اس ملک کے لیے آئے نا. بالکل ایسے ہی. تو یہ ملک نے ہمیں جوڑا ہوا ہے, اس نے, اس کا ہم پہ بڑا احسان ہے. ابھی مجھے پتا چل گیا تھا 1.5 ماہ پہلے کہ میرے اوپر FIR ہے, اور میں نے پتا کروایا تو وہ پتا چلا کہ انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. پھر ہم نے سورسز سے پتا کیا تو یہ تو کنفرم ہو رہا تھا کہ FIR, لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی. پھر ہم نے ان کو لیٹر لکھے 2 مرتبہ کہ جی وہ دیں FIR کہاں ہے. انہوں نے نہیں دی. پھر ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا, ہائی کورٹ نے پوچھا, انہوں نے ان کو بھی نہیں دی. یہ تو ابھی میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں جاؤں گا عدالت کے خلاف, ان کے خلاف, FIA کے خلاف عدالت میں ان کے DG کو بھی بلواؤں گا. کوشش کروں گا کہ جناب اب جواب دیں, بتائیں آپ مجھے آپ نے کیوں جھوٹ بولا عدالت کے اندر. عدالت پوچھے ان سے, ان کے اوپر کنٹمپٹ فائل کریں گے انشاءاللہ, توہین عدالت کی کارروائی کروائیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت خود ڈر رہی ہے یا ڈرا رہی ہے؟ انہوں نے یہ جو اسی ایک بنیاد کے اوپر یہ پھنس گئے کل عدالت کے اندر, اور جو عدلیہ ہے وہ ہمارے پاس ایک آخری آپشن ہے. دا لاسٹ آپشن اس جوڈیشل بولتا ہوں یا اپنی عدلیہ کے بلبوتے پہ, کہ یہ میرے ججز میرے بولنے کے حق کا تحفظ کریں گے. میں کوئی لمٹ کراس نہیں کر رہا, کسی کو گالی نہیں دیتا میں. آپ لوگوں نے کبھی میرے منہ سے گالی سنی ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہو کہ کسی کی نجی زندگی کا کوئی سکینڈل باہر آیا, میں نے اس پہ کوئی ویلاگ کر دیا ہو؟ مجھے ایک فون آیا تھوڑے دن پہلے, اس شخص نے کہا سر میرے پاس 2014 سے کچھ ویڈیوز ہیں اور میں نے وہ رکھی ہوئی ہیں, اور میں اپنے آپ کو بڑے خطرے میں سمجھتا تھا. ناؤ دس از دا ٹائم کہ میں اب پاکستان میں نہیں ہوں, تو میں ویڈیوز آپ کو دے دیتا ہوں. ان لوگوں نے آپ پہ بڑا ظلم کیا جن کی وہ ویڈیوز ہیں. میں نے کہا وہ کیسی ویڈیوز ہیں, کوئی لوٹ مار کر رہے ہیں اس پہ, کوئی سازش کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کا. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے, وہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کا وہ کانٹینٹ ہے, وہ ویڈیوز ہیں.